नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, जो स्टार्ट करने वाले हम रोबोटिक्स के बारे में। तो देखिए, रोबोट जैसे कि जब भी हम रोबोट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है। हमें ऐसा लगता है कि रोबोट का मतलब क्या होता है, हमारी आपकी तरह दिखने वाली ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, हमारी तरह के काम करती है। पर ऐसा नहीं है। रोबोट आपके एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्या करती है, ऑटोमेटिकली कोई काम करती रहती है। अगर हमने उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी और प्रेसिजन के साथ क्या करती रहेगी, वो काम करती रहेगी। और इस तरीके की मशीन जो कि ऑटोमेटिकली काम कर सकती है, अगर हमने उसके अंदर प्रोग्राम ऐसा बना दिया कि वो जिस काम के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है वो काम बार बार करती रहे, तो ऐसी मशीन को हमने कहा रोबोटिक्स। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि रोबोटिक्स एक मशीन हो गई, वो चाहे ह्यूमन टाइप की दिखे, चाहे वो कोई दूसरी किसी भी तरीके से दिखे, बस वो एक मशीन होगी जिसके अंदर प्रोग्राम डेवलप किया गया होगा, प्रोग्राम डिजाइन किया गया होगा, और उस प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हुई वो मशीन क्या करती रहेगी, अपने जो भी काम होते हैं वो करती रहेगी। तो इस तरीके की मशीन जो कि इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कुछ काम कर रही है, इस टाइप की मशीन को कहा गया क्या, रोबोट या रोबोटिक्स कहा गया। तो आपके रोबोट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन टाइप्स के ही दिखें, है ना। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके जो रोबोट होते हैं वो व्हील्ड हो सकते हैं, मतलब उनमें हो सकता है कि पहिए लगे हों, लेग्ड हो सकते हैं जिनके पाँव हों, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, और ह्यूमनॉइड्स हो सकते हैं। मैनिपुलेटर मतलब जो कि क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर दें, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस लेके आ जाए, तो ऐसे मैनिपुलेटर्स होते हैं। और ह्यूमनॉइड्स का मतलब होता है जो अपनी तरह दिखें, रोबोट्स दैट रिसेंबल्स ह्यूमंस। तो हमारी तरह, हम आपकी तरह दिखने वाले अगर ऐसी कोई मशीन बनाई है तो वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमनॉइड्स कहलाएंगे। इन रोबोट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, इन रोबोट्स का यूज आप इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, मेडिकल साइंसेस में कर सकते हैं, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, जो कुछ पॉपुलर हैं। अभी मैंने बताया था कि रोबोट जरूरी नहीं है कि हमारी आपकी तरह दिखने वाला सिर्फ ऐसा हो, जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, रोबोट का यूज किया गया है। ये क्या है, नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है। अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा, तो उसमें एक रोवर था जो कि क्या करता था, जो चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठी कर करके भेज रहा है। वैसे ये क्या है, मार्स के बारे में अगर जानकारी भेज रहा है तो ये मार्स रोवर कहलाएगा। तो ये नासा का है, ये भी क्या है, ये भी एक आपका रोबोट है। वैसे ही ये ह्यूमनॉइड है, इसका नाम रखा गया सोफिया, और ये भी क्या है, एक ह्यूमनॉइड्स है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन कैमरा आपको दिख रहा है, ये ड्रोन कैमरा भी क्या है, एक रोबोट है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा रोबोट इस ह्यूमन की तरह हो, ये आपका ड्रोन भी हो सकता है, ये आपका रोवर भी हो सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी मशीन टाइप के आपके रोबोट हो सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिग डेटा। बिग डेटा, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, बिग मीन्स वास्ट अमाउंट। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बिग डेटा कहलाएगा। तो जो बिग डेटा है इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आजकल अगर आप देखेंगे तो हमारे इंटरनेट पे सेकेंडों में बिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्टेड हैं। मतलब एक अगर इंटरनेट की बात करें तो इस इंटरनेट पे करोड़ों आदमी एक टाइम पे क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल किसी ने मोबाइल पे कोई डेटा ऑफ ही नहीं करता है, क्योंकि अनलिमिटेड डेटा है हमारे पास, तो हम नेटवर्क ये डेटा हमेशा खोल के रखते हैं। तो जो डेटा हम खोल के रखते हैं, और कोई भी हमने गूगल क्रोम खोला या कोई और खोला या कोई ऐप खोली जो कि इंटरनेट से ही चलती है, तो इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट से उस टाइम पे कनेक्टेड हैं। तो ऐसे करोड़ों यूजर्स एक टाइम पे क्या होते हैं, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। एक रफ डेटा है कि इन 60 सेकेंड्स दीज मैनी डेटास आर जनरेटेड। देखिए यहाँ पर 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएटेड। 1.8 मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 1.8 मिलियन मीन्स 18 लाख स्नैप्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1,04,300 प्लस स्काइपी कॉल्स हैं, 2,93,000 स्टेटस आर अपडेटेड इन फेसबुक, 4.4 मिलियन मैसेजेस थ्रू व्हाट्सअप, ये ट्वीट्स हैं, ये आपकी सेंट बाय मैसेंजर्स हैं, लिंक्डइन है, आपका ऐप्स इतनी डाउनलोड्स होती हैं, नेटफ्लिक्स में इतने आवर वॉचेस होती हैं, और 5 लाख पेज व्यू होते हैं विकीपीडिया पे, यूट्यूब पे 2.78 मिलियंस वीडियो व्यूज़ होते हैं, इतनी पोस्ट अपडेटेड होती हैं इंस्टाग्राम पे, ये गूगल पे इतनी 2.4 मिलियंस सर्चेस होती हैं, 204 मिलियंस ईमेल सेंड होती हैं,
इन 60 सेकेंड्स इतना सारा डेटा क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हमने क्वेरीज भी की तो वहाँ से भी डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जब हम किसी डेटा को सर्च करते हैं तो जहाँ पर वो डेटा स्टोर होगा वहाँ से आपके वेब पेज पे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें जो समझ में आ रही है कि सेकेंडों में भी क्या होता है, बहुत सारा डेटा क्या होता है आपका नेटवर्क पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये जितना डेटा जनरेट हो रहा है, जो हमारी क्वेरीज है उसके हिसाब से जो डेटा जनरेट हो रहा है, ये डेटा अगर हम देखें तो बहुत सारा डेटा है। तो ये जो डेटा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बिग डेटा। ठीक, मतलब बहुत सारा डेटा है जो कि इंटरनेट से क्या होता है, आपको जब इसको क्या करते हैं, निकालते हैं तो आपका फैच होके आता है। क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा क्रिएटेड ईच डे, प्रत्येक दिन। और जैसे ही मान के चलिए कुछ हॉलीडेज आते हैं या कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो उस टाइम पर, ये मैंने बताया ना ये अप्रॉक्सीमेट है ना, उस टाइम पर ये क्या हो जाता है और भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये कुछ सोर्सेज थे तो जो मैंने बताया आप लोगों को, ये सोर्सेज से डेटा जनरेट होता है और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस डेटा को निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या है, बहुत सारा डेटा है जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो निकाल रहे हैं। अब हमें ये यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि बिग डेटा, इसको बिग डेटा क्यों कहा गया। बिग डेटा और नॉर्मल डेटा में अंतर क्या है, ये है जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, ये क्या है, ये आपका बिग डेटा है। इसके अलावा जो नॉर्मल डेटा है जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारे मोबाइल्स में रहता है या मान के चलिए कंप्यूटर्स में स्टोर है, वो भी डेटा होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा। नंबर 1 समझ में आ रहा होगा नाम से, ये बिग डेटा है मतलब बहुत सारा डेटा होगा, और नॉर्मल डेटा की जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो कम होता है। नंबर 1 ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं बिग डेटा को नॉर्मल डेटा से। तो हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, जो कि बाकी नॉर्मल डेटा से हमें क्या करती हैं, अलग करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, टू डिफ्रेंशिएट बिग डेटा फ्रॉम नॉर्मल डेटा। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपका 5 भी है। अब 5 भी में क्या है, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे आप तो देखिएगा कि सबसे पहले आपका वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनॉर्मस साइज होगी इसकी, या वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होगा, जो कि जो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है DBMS, उससे क्या नहीं हो सकता है, प्रोसेस नहीं हो सकता है। एक तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी जो है, जो आपका नॉर्मल डेटा है उस नॉर्मल डेटा से काफ़ी हायर होती है। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियली हाई रेट ऑफ जनरेशन होगा बाकी ट्रेडिशनल डेटा या नॉर्मल डेटा से, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। थर्ड जो है वो आपका वैरायटी है। तो देखिए जो हम नॉर्मल डेटा देखते हैं, जो हमारे डेटा देखते हैं, जो हमारे पास स्टोर होता है, वो नॉर्मली डेटा उसमें वैरायटी कम होती है। यहाँ पर मैंने डेटा के टाइप्स बताए थे आपको फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर मैंने बताया था कि डेटा क्या क्या हो सकता है। आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, टेक्स्ट, वीडियो, वेब पेजेस के फॉर्म में ये हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ बिग डेटा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो हमारे ट्रेडिशनल डेटा है या नॉर्मल डेटा है उसमें वैरायटी कम होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स होता है ट्रस्ट वर्थीनेस, वो उसमें सच्चाई कितनी है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सेकेंडों में ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्या होता है, स्टोर होता है या फैच होता है। तो जब बहुत सारा डेटा आ रहा है तो इसमें कुछ ऐसा रॉ डेटा भी होगा जो कि हमारे काम का नहीं होगा। तो उस रॉ डेटा से हमें क्या करना होता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको निकालना होता है, और वहाँ की जो डेटा वास्ट डेटा है, जो काम का नहीं है, रॉ डेटा है, उसको अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वेरासिटी इज अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ बिग डेटा। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू। अब जब मैंने यहाँ पर बताया आपको कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो इस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ ऐसा डेटा भी होता है, कुछ ऐसा वैल्यूएबल डेटा भी होता है जिसकी बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो काम का बहुत होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम बात करें कि जब हम लॉगिन कर रहे होंगे अपनी फेसबुक पे, तो वहाँ पर हम अपने क्रेडेंशियल ID पासवर्ड भी क्या करते हैं, डालते हैं। तो जो ID पासवर्ड हैं वो क्या है, काफ़ी आपके वैल्यूएबल डेटा है, क्योंकि अगर आपकी ID पासवर्ड किसी और को, अनऑथराइज्ड पर्सन को मिल गया तो वो क्या कर सकता है, इसका मिसयूज कर सकता है। तो ये जो आपके डेटा होते हैं, ये जो पैटर्न होते हैं, उनको क्या किया जाता है, हिडन रखा जाता है। जो यूजफुल आपकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है उसको हिडन रखा जाता है, क्योंकि ये बिजनेस, इनकी बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मान के चलिए हो सकता है कुछ ऐसे मिसलीडिंग पर्सन के पास आपका डेटा पहुँच जाए जो इसका क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये हो गया कि इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई कौन कौन सी होती हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू।
अब आता है आपका जो आपका बिग डेटा होता है, इस बिग डेटा को क्या किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है और इसके डेटा को एनालाइज करना कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक, तो डेटा एनालिटिक्स मीन्स क्या हो गया, डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस हो गई डेटा को एग्जामाइन करने की इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। ठीक, तो जो इन्फॉर्मेशन इस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से है, उस डेटा में से हम ऐसे डेटा को एग्जामाइन करेंगे जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत वैल्यूएबल है। तो ये जो प्रोसेस है ये डेटा एनालिटिक्स कहलाती है। ठीक है, डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस हो गई, उससे हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो कि डेटा एनालिसिस में क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। तो डेटा एनालिटिक्स हो गई। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि पहले जो होता था वो कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्टिंग हुई थी। मतलब अगर दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो और उनको बीच में कम्युनिकेशन करना है तो दो डिवाइस को कनेक्शन करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया करते थे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करते थे, इन दोनों कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसफर करवा देते थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा देते थे। लेकिन अब टाइम के साथ आज के टाइम पर हमारे पास क्या है, सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं बचे हैं या सिर्फ मोबाइल नहीं बचा है। आज के टाइम पर हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो कि नेटवर्क से चलने लगे हैं, जो नेटवर्क एम्बेडेड है, नेटवर्क जिनके अंदर इंटरनेट चलाने की या इंटरनेट से चलने की क्या है, कैपेबिलिटी है। तो ऐसे डिवाइसेस को अगर हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है और उनको कंट्रोल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क हमने अपने घर पे इस्टेब्लिश किया, एक घर के अंदर इस्टेब्लिश किया और इसी नेटवर्क से हमने क्या किया, इसी नेटवर्क से हमने ये अपना मोबाइल, ठीक है, बल्ब, टीवी, एरोप्लेन्स वगैरह के जो ऐप्स हैं या लैपटॉप है आपका, सीसीटीवी कैमरा है, टीवी हो गया, वॉचेस, स्मार्ट वॉच हो गई, ब्लूटूथ हो गया, कार हो गई, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है ना, ये डिवाइस हो गए आपके, ठीक है ना। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्या किया, एक ही इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए। तो अगर हमने बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही इंटरनेट से कनेक्ट किया तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब थिंग्स का इंटरनेट, एक ऐसा नेटवर्क है या एक ऐसा इंटरनेट है जो बहुत सारी थिंग्स से क्या किया है, कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे चल के इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारा स्कोप होगा, है ना, तो ये हमें समझना ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वेब ऑफ थिंग्स। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैंने बताया कि अगर हमें क्या करना है कि एक ही घर के बहुत सारे डिवाइसेस को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही है वेब ऑफ थिंग्स। अगर मान के चलिए कि आपके घर के बगल में दूसरे का घर है, या मान के चलिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स होंगे और उनके डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। मान के चलिए यहाँ पर एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यहाँ पर IoT सेकंड है, ये IoT फर्स्ट हो गया और ये IoT मान के चलिए सेकंड है। इनके डिवाइसेस से एक कनेक्टेड डिवाइस ये है और इससे मान के चलिए एक डिवाइस कनेक्टेड ये है। अब इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में मान के चलिए हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इस अगर बन की बात करें तो इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जितने आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उनके बीच में तो कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अगर कनेक्ट है तो उससे आपका कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो दो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं IoT फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास वेब का ऑप्शन पहले से अवेलेबल है। तो हम वेबसाइट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वेब ऑफ थिंग्स मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट हो जाएगी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मिलके बनी होगी। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेंसर्स। ठीक, सेंसर्स में क्या होता है, सेंसर जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे ही हम अपने मोबाइल को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी हम क्या करते हैं अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं, वैसे ही हमारी स्क्रीन जो होती है वो स्क्रीन क्या हो जाती है, उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये सेंसर्स के कारण होता है। तो हमारे मोबाइल के अंदर दो सेंसर लगे होते हैं, एक होता है आपका एक्सीलरोमीटर और दूसरा होता है गायरोस्कोप।
एक्सेलेरोमीटर, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, ये आपका ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि आपके मोबाइल का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। और जैसे ही ये मान के चलिए ये इन्फॉर्मेशन, इसके ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन जैसे ही कहाँ पर पहुँचती है, आपके गायरोस्कोप पर पहुँचती है, गायरोस्कोप क्या करता है, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको रोटेट कर देता है। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल हो पा रहा है, ये सेंसर्स पे हो पा रहा है। अब आपने देखा होगा अगर आप कहीं पर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जैसे ही वहाँ पर जो डोर लगे रहते हैं, कांच के डोर लगे रहते हैं, और जैसे ही आप उसके डोर पर पहुँचते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाते हैं। वो कैसे होता है, वो भी सेंसर्स से होता है। तो सेंसर्स का आपने अभी चंद्रयान 3 देखा होगा, उसमें भी सेंसर्स लगे थे जो कि क्या होते गए, जैसे ही वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा उसने अपने आप की स्पीड कम की और वहाँ पर जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया या वो वहाँ पर जाके रख गया। तो वो भी सेंसर्स के कारण हुआ। तो सेंसर्स का यूज बहुत है ना। तो सेंसर क्या होते हैं, जो आपके एज ए डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करें, किसी चीज़ को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट। स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, अब आप देख रहे होंगे कि आदमी क्या हो रहा है, सिटीज़ की तरफ भाग रहा है। मीन्स ये जो फेज़ है ये अर्बनाइजेशन का फेज़ है। मतलब धीमे धीमे आदमी गांव से अर्बन की तरह या सिटीज़ की तरह शिफ्ट हो रहा है। और जैसे जैसे आदमी गांव से सिटीज़ की तरह शिफ्ट हो रहा है, जो सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि वहाँ पर लैंड की, वाटर की, वेस्टेज की, एयर पोल्यूशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रैफिक कंजेक्शन, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये सब क्या हो रही हैं, समस्याएं वहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे जैसे आदमी सिटी में शिफ्ट होगा, अब उसको रुकने के लिए, रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो ये जगह कहाँ से आप प्रोवाइड कराओगे, तो उसके साथ ही सिटीज़ को क्या करना पड़ता है, हमें स्मार्ट बनाना पड़ता है। मतलब हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मतलब सिटीज़ के अंदर हम ऐसे सेंसर्स लगा देंगे इनके अंदर। जैसे मान के चलिए ये एक सिटी का एक मॉडल है। यहाँ पर देखेंगे ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सेंसर लगा देंगे। तो अगर मान के चलिए इसकी जो पिलर्स हैं या इस बिल्डिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है तो क्या हो जाएगा, एक मैसेज पहुंच जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया जाएगा कि इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो सब लोग सचेत हो जाएंगे और बिल्डिंग खाली करवा ली जाएगी। वैसे ही मान के चलिए ये अगर ब्रिज बना है, ब्रिज में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर कोई रोप है, रोप में प्रॉब्लम आ जाती है, रोप वीक हो जाती है, कहीं पर मान के चलिए वोल्ट लूज हो जाता है, या कहीं चेन कहीं कुछ हो जाती है, या मान के चलिए जो स्लैब डली है ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मैसेज भेज सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसको सही करवा लिया जाए। वैसे ही देखिए नीचे ये टनल बनी है, टनल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पर कंजक्शन आ सकता है। ये मशीन है ना, जेसीबी मशीन है जिससे ये सफाई करवा सकते हैं। कहीं कंजक्शन आ गया या मान के चलिए कहीं कोई लीकेज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू ट्रेंड्स का, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासेस हैं आपको इन्फॉर्मेटिक्स लग रही हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।